हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम वर्णमाला से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस और करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ई या च छ ज झ इंग्या आदि का उच्चारण किससे होता है। हमें ये बताना है कि ई और च छ ज झ इंग्या आदि का उच्चारण किससे होता है। कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से या फिर ओष्ठ से। तो आप सभी जानते हैं कि जितने वर्ग हैं उन सबका उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तालव्य से। यानी इनका उच्चारण कहाँ से माना जाता है? तालव्य से माना जाता है। अगर हम तालव्य वर्ग की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपने देख लिया। इसके अंतर क्या आता है? ई आता है, बड़ी ई आता है, च वर्ग आता है यानी च छ जा झा इंग्या आता है यानी चा वर्ग आता है, और इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत या और शा आता है। तो यहाँ से जितना तालव्य से आपसे पूछा जा सकता था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो हम उसको देख लेंगे। कंठ से होता है आका, अ, आहा यानी जिसे हम विसर्ग कहते हैं, और क वर्ग का उच्चारण कहाँ से माना जाता है? आपका कंठ से माना जाता है, और हा का। चलिए अगर हम बात करें मूर्धन्य की, तो मूर्धन्य से किसका उच्चारण माना जाता है? री का, री, ट वर्ग और श का। नहीं, तो ये आपका उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग जो वर्ण हैं उनको हमने देख लिया। अब हम देख लेंगे कि ओष्ठ से किसका उच्चारण माना जाता है। तो ओष्ठ से आपका उ और प वर्ग का माना जाता है, उ और प वर्ग का माना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर देख लेंगे, अगर हम यहाँ पर देख लें कि दंत से किसका उच्चारण माना जाता है, किससे? दंत से। तो अगर दंत से बात करें तो इसमें आता है आपका स, श और ता वर्ग। तो इनका उच्चारण कहाँ से माना जाता है? दंत से माना जाता है। और अगर हम बात करें तालव्य वर्ण की कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तो इनका उच्चारण होता है तालु और जीभ के स्पर्श से। किससे? तालु और जीभ के स्पर्श से माना जाता है, तालु और जीभ के स्पर्श से माना जाता है। ये हो गया आपका तालव्य वर्ण। तो आपका कंठ वर्ण में क्या आ गया? आहा यानी विसर्ग, का वर्ग और हा। अगर हम बात करें मूर्धन्य की, तो मूर्धन्य के अंतर्गत आपका क्या आता है? री आता है, ट वर्ग और ओ आता है। तालव्य से ई, च वर्ग और या और शा आते हैं। यानी इनकी अगर बात करें उच्चारण कहाँ से होता है, तो तालु और जीभ के स्पर्श से माना जाता है। अगर ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ से आपका उ और प वर्ग का उच्चारण माना जाता है, और दंत से श और ता वर्ग का। तो ये हो गए आपके अलग अलग वर्णों के वर्गों के अनुसार अलग अलग इनके उच्चारण स्थान। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ऑप्शन है ए गा, बी झा, सी ना या फिर डी मा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, झा। अगर हम झा की बात करें तो झा का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालव्य हो गया। क्या हो गया? तालव्य हो गया। अगर हम गा के उच्चारण स्थान की बात करें तो इसका उच्चारण कहाँ से माना जाता है? कंठ से माना जाता है। कहाँ से? कंठ से माना जाता है। और अगर ना की बात करें तो ना का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। क्या है? दंत है। तो मैंने आपको सारे पहले क्वेश्चन में करा दिए थे, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन हैं ए ओष्ठ, बी दंत, सी मूर्धा या फिर डी तालु। अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन है तालु। यानी या का उच्चारण स्थान किससे माना जाता है? तालु से माना जाता है, या फिर कह सकते हैं तालव्य से माना जाता है। अगर इसके हम तालव्य वर्ण की बात करें तो इसके अंतर्गत अभी हमने देखा था कि ई आती है। क्या क्या आता है? ई आती है, और च वर्ग आता है यानी च छ जा झा इंग्या आता है, और या और शा आते हैं। तो ये हो गया आपका या का उच्चारण स्थान कहाँ से माना जाता है? तालु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की श ध्वनि है ए मूर्धन, बी तालव्य, सी दंते या फिर डी ओष्ठ है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तालव्य। तो अभी आपने देखा था तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर आता है आपका ई, और चा वर्ग आता है। कौन सा? च वर्ग आता है, और या और शा आते हैं। मैं इसलिए बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको ये लर्न हो जाए, क्योंकि लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वर्ग किसके अंतर्गत आता है, तो इसलिए मैं बार बार लिख के बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
का उच्चार स्थान होता है? ए नासिक, बी कंठस्थ, सी मूर्धन या फिर डी कंठतालम। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मूर्धन। कहाँ से? मूर्धन्य से माना जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि मूर्धन के अंतर्गत कौन सा वर्ग आता है, तो इसके अंतर्गत आता है आपका ट वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग आता है। और ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है। और मूर्धन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो मूर्धन के अंतर्गत आपका ऋषि आता है, यानी री और श आते हैं। तो ये हो गए आपके मूर्धन ध्वनियाँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है? ए कठोर तालु, बी ओष्ठ, सी मूर्धा या फिर डी दंत। तो अभी मैंने आपको बताया था टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा या फिर मूर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? ए च छ ज झ, बी ट ठ ड ढ, सी प फ ब भ, डी त थ द ध। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा, अगर मूर्धन्य ध्वनियों की बात करें तो अभी आपने देखा था कौन सा वर्ग इसके अंतर्गत आता है? ट वर्ग आता है। और ट वर्ग में आपको देख लेंगे कौन सा आता है, तो टा ठा डा ढा अड़ा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें च छ जा झा की, तो ये किस वर्ग के, इनका उच्चारण कहाँ से माना जाता है? तालव्य से माना जाता है। कहाँ से? तालव्य से माना जाता है। अगर हम पाफा बाफा माँ की बात करें तो ये ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। कहाँ से? ओष्ठ से। और डी की बात मतलब ताथा दाधा की बात करें तो ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? दंत से। कहाँ से? दंत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो ए श का उच्चारण स्थान क्या दंत होता है? तो होता है। श आपका कहाँ से? दंत से उच्चरित होता है। अगर बी की बात करें तो बी क्या? श यानी मूर्धन्य से उच्चरित होता है। तो नहीं, ये कहाँ से उच्चरित होता है? ये होता है तालव्य से उच्चरित। कहाँ से? तालव्य से। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सी की अगर बात करें यानी श, तो ये कहाँ से उच्चरित होता है? तो क्या ये तालव्य से होता है? नहीं, ये कहाँ से होता है? ये मूर्धन्य से उच्चरित होता है। मूर्धन्य से। और चा की बात करें तो ये कहाँ से उच्चरित होता है? तो चा आपका उच्चरित होता है तालव्य से। कहाँ से? तालव्य से। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए श दंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है? आपको ये बताना है कि त वर्ग की जो ध्वनियां हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है? ए नासिक, बी दंत, सी मूर्धन या फिर डी तालव्य। तो अब हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दंत। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दंत से किनका उच्चारण माना जाता है? तो यहाँ से आपका त वर्ग का उच्चारण माना जाता है। किसका? त वर्ग आपका किसके अंतर्गत आता है? दंत वर्ग, दंत के अंतर्गत आता है। और क्या आता है? तो श आता है। तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से। अगर हम बात करें मूर्धन्य की, तो मूर्धन क्या? री आता है, री। और आपका ट वर्ग आता है इसके अंतर्गत, और श। तो ये हो गए आपके मूर्धन्य से उच्चरित वाले। और तालव्य की अगर बात करें तो तालव्य में आप जानते हैं इसके अंतर्गत च वर्ग आता है। कौन सा? च वर्ग आता है। और ई और या और शा आते हैं, या और शा आते हैं। अगर नासिक की बात की जाए, अंग आता है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और इंग्या आता है, और क्या आता है? और माँ आता है। तो ये आपके वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? नासिक के वर्ण के। नासिक से इनका उच्चारण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब आपको बताना है यहाँ पर कि जिनका उच्चारण कहाँ से? ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं ए कंठ, बी दंत, सी मूर्धन या फिर डी अनुनासिक। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दंत। तो इसके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि दंत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका त वर्ग आता है। कौन सा? त वर्ग आता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो त, थ, द, धा और ना, ये आते हैं। और कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत आपको ल और शा भी आते हैं। कौन से? ल और शा भी आते हैं। तो ये हो गए आपके दंत वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, तो आपको बताना है कि ये कौन से व्यंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए दंत, बी ओष्ठ, सी तालव या फिर डी कंठ है। तो आप जानते हैं कि पावर किसके अंतर्गत आता है? ओष्ठ के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओष्ठ।
अगर हम बात करें ओष्ठ वर्ण ओष्ठ की, तो ओष्ठ से आपके कौन कौन से, आपका प वर्ग हो गया, कौन कौन सा हो गया, प वर्ग हो गया, और कौन सा होता है, और होता है आपका उ, कौन कौन से उ माने जाते हैं ओष्ठ से। अगर हम बात करें दंत की, तो इसके अंतर्गत ल और शा, कौन सा ल और शा, और आता है आपका त वर्ग, कौन सा ता वर्ग आता है इसके अंतर्गत। अगर हम बात करें तालव्य की, तो तालव्य में आता है आपका ई, और कौन सा आता है, तो इसके अंतर्गत आता है आपका च वर्ग, कौन सा च वर्ग, और या और शा। और अगर कंठ की बात की जाए, तो कंठ से आपका अ, और जो आप जिसे विसर्ग कहते हुए, और क वर्ग आता है, और ह आता है। तो ये हो गए आपके कंठ से उच्चारित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ए आ, बी आ, सी ई, या फिर डी उ। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उ। अगर हम ओष्ठ वर्ण की बात करें, तो आप जानते हैं कि ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है आपका प वर्ग, कौन सा प वर्ग आता है, और उ आते हैं, और उ आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की वह ध्वनि है, ए दंत, बी ओष्ठ, सी मूर्धन, या फिर डी तालव्य। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ओष्ठ। और अभी हमने देखा कि ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा आता है, तो ओष्ठ के अंतर्गत आता है आपका प वर्ग, कौन सा प वर्ग आता है, और उ आते हैं, कौन से उ आते हैं। और आप जानते हैं ये वा कहाँ पर आता है, तो अगर इसकी बात की जाए, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, प फ ब भ और मा। तो आपने देखा कि बा किसके अंतर्गत आया है, पा वर्ग के अंतर्गत आया है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी ओष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, आपको ये बताना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन है ए ला, बी प, सी चा, या फिर डी टा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ला। अगर हम अंतस्थ व्यंजनों की बात करें, तो अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं आपके चार, कौन से, या रा ला व, या रा ला व। ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें, और हमसे पूछा क्या गया था कि ला बताना है कि कौन सा व्यंजन के अंतस्थ व्यंजन कौन से, तो आप ऑप्शन में था ला, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनमें से अंतस्थ वर्ण है, आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से अंतस्थ वर्ण कौन से, ए ओआ, बी त, सी ए, डी औ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, या रा ला वा, या रा ला वा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 15 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन है, ए क ख ग, बी श श श, सी य व रा, या फिर डी छ त्र क्या। तो अभी मैंने आपको बताए थे कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं। और वह कौन कौन से होते हैं, तो वह होते हैं आपके या रा ला व। तो ये कौन से हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। तो हम देख लेंगे कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी या व रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्ध स्वर हैं, ऑप्शन है या व, बी ई उ, सी री और श, डी री और प। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए या और वा। अब हम इसको देख लेंगे कि अर्धस्वर होते क्या हैं। तो अर्धस्वर को अगर हम बात करें, तो अर्धस्वर होता क्या है, तो अर्धस्वर वह होते हैं जिनमें आपका मुखांग जो होता है वो ना के बराबर स्पर्श होता है, यानी मुख के जो सारे अंग हैं जब उच्चारण इनका करते हैं तो वह मुख के किसी भी अंग से स्पर्श नहीं करते हैं, यानी ना के बराबर स्पर्श करते हैं। तो मुखांग ना के बराबर स्पर्श करते हैं, मुखांग ना के बराबर स्पर्श करते हैं। तो ये हो गए आपके कौन से अर्धस्वर। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं, तो अर्धस्वरों में आपका आता है या और हुआ। या और वा आपके कौन क्या है, अर्धस्वर है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए या और हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। या रा ला हुआ
किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन है ए ऊष्म व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन या फिर डी अयोग वाह। तो अगर हम बात करें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या बताया था मैंने आपको कि य, र, ला और व ये कौन से होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें ऊष्म व्यंजन की, अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन में आपके आते हैं चार, कौन कौन से, श, 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 ह, ये आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में। अगर स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो मैंने बताया था इसमें कितने आते हैं आपके 25 आते हैं स्पर्श व्यंजनों में। अगर बात की कहाँ से कहाँ तक, क वर्ग से, का से लेकर माँ तक, यानी का से लेकर माँ तक जितने भी होते हैं वह कितने होते हैं 25 होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर हम बात करें आयोग वाह की तो आयोग वाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, आपको पता है कितने होते हैं, 2 होते हैं। और ये कौन कौन से अंग और आहा होते हैं, अंग और आहा होते हैं। अगर बात करें इसकी तो अंग को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए च, छ, ज, छ, बी ट, ठ, ड, ढ, सी त, थ, द, ध या फिर डी श, श, श। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श, श, श। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है ये बताना है। तो हमारा ए श, बी श, डी सी ग या फिर डी श। तो आप जानते हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो अभी हमने देखा था कि ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके 4। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, 4 आते हैं, कौन कौन से, श, 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 ह, ये आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ग। हमें बताना था कि कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनाए? आपको ये बताना है कि जो ये त्रा वर्ण है वे किन वर्णों के सहयोग से बनाए। तो ऑप्शन ए त प्लस आ, बी त प्लस रा या फिर सी त प्लस र, डी त्र प्लस आ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी त प्लस रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 वर्ण किसके सहयोग से बनाए? हमें ये बताना है कि जो ये 6 वर्ण है ये किसके सहयोग से बनाए, यानी किन 2 वर्णों के मिलाने से बनाए। ऑप्शन ए क प्लस रा, बी क प्लस चा, सी क प्लस छा या फिर डी क प्लस शा। हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क प्लस शा। और ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जैसे त्रा हो गया, छ, त्र, ज्ञ और ती, तो ये सारे आपके पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्या कौन से होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये किसके मिलने से बनते हैं, तो संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, क्या बताना है आपको, संयुक्त व्यंजन बताना है। तो ऑप्शन है ए री, बी ब, सी भा या फिर डी श। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इनको देख लेंगे कि संयुक्त व्यंजन होता क्या है। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग हो, जहां 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, जहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग रहता है, अधिक व्यंजनों का संयोग होता है। तो इसके अंतर्गत आते कौन कौन से हम ये देख लेंगे। तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके च, छ, त्र, ज्ञ और डी। तो ये हो गए आपके 4 संयुक्त व्यंजन। और ये किससे बनते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो छ आपके किससे बनता है, क और शा से, क और शा से। त्रा भी आपने देखा था, त प्लस रा से। ज्ञ बनता है आपका ज प्लस इंग्या से, किससे, ज प्लस इंग्या से। और आपका री बनता है श प्लस रा से, श प्लस रा से। और ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है? ऑप्शन ए ग प्लस इंज्ञा से, ऑप्शन बी जा प्लस इंज्ञा से, या फिर सी गा प्लस ना से, या फिर डी क प्लस गा से। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जा प्लस इंज्ञा से। अभी मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए छ, बी श, सी त्रा, या फिर डी री। तो अगर हम बात करें तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी श। और अभी आप जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो छ त्र ज्ञ, छ त्र ज्ञ। तो ये होगा हमारे संयुक्त व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। री एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? आपको ये बताना है कि ये जो है ये किस किस संयोग से मिलकर बना है, यानी किन वर्णों के मेल से ये बना है। ऑप्शन ए श प्लस रा वर्णों के, श प्लस रा वर्णों के, या फिर शा प्लस रा वर्णों के, या फिर डी री प्लस अवर्णों के। तो अगर हम बात करें इसकी तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी स प्लस रा वर्णों। और अभी आपने देखा था कि ये किससे बनता है? तो ये बनता है आपका श प्लस रा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ए संयुक्त व्यंजन, बी अल्पप्राण, सी अंतस्थ, या फिर डी महाप्राण। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। मैंने अभी आपको बताया कि दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? आपको ये बताना है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी घ, या फिर डी ठ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ग। तो ये आपका कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है। अगर हम अल्प प्राण व्यंजनों की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन की अगर बात करें सकते हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, यानी जो भी व्यंजन होंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में वह कौन से होंगे? अल्प प्राण व्यंजन होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने माना क, ख, ग, घ, ये आपका वर्ग हो गया, यानी ये कौन सा वर्ग हो गया? आप जानते हैं क वर्ग हो गया। कौन सा? क वर्ग हो गया। अगर हम बात करें इसमें अल्प प्राण व्यंजन की तो इसके अभी आपने देखा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी ये पहला कौन सा हो गया? क हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? ग हो गया, और पांचवा कौन सा हो गया? रा हो गया। तो ये आपका पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये कौन से हो गए? आपके अल्प प्राण व्यंजन हो गए। यानी ऐसे व्यंजन यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी घ, या ऑप्शन डी ध। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क। और अभी आपने देखा कि अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी होती है? वह होती है कौन सी? जो हर वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी व्यंजन वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवा वर्ण आपका कौन सा होता है? अल्प प्राण ध्वनि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी ज, या फिर ऑप्शन डी झ। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ज। अब हम देख लेंगे कि महाप्राण क्या होता है। अगर हम बात करें महाप्राण की तो हमने अल्प प्राण में देखा था कौन सा आता था? आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता था। और महाप्राण के अंतर्गत आता है आपका दूसरा और चौथा वर्ण। कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ण। यानी व्यंजन वर्ग की अगर बात करें तो उसका हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण वर्ण होता है। अब इसको देख लेंगे अच्छे से। अगर ये जैसे मैंने अभी आपको दे रखा है क, ख, ग, घ, ड़, ये दे रखे हैं मैंने आपको। कौन सा वर्ग है? ये क वर्ग है। कौन सा? का वर्ग है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका दूसरा, यानी ये हो गया दूसरा और ये हो गया आपका चौथा।
तो ये कौन हो गए आपके महाप्राण हो गए, यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आपका क्या होगा, महाप्राण होगा। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत और भी चीज़ें आती हैं। अगर ऊष्म वर्णों की बात करें तो ऊष्म वर्ण भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं ऊष्म वर्ण। तो अभी आपने देखा था कि ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, तो श, श, श और ह। अगर बात करें विसर्ग, तो विसर्ग भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर महाप्राण के अंतर्गत बात करें तो विसर्ग जो है वह आपका किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका महाप्राण के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी मा, ऑप्शन डी यहाँ पर भा होगा भ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन भा। कौन सा हो गया, भ। तो अभी आपने देखा कि महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। ऑप्शन ए क नहीं ख, छ या फिर ठा, ऑप्शन बी धा, चा या फिर अड़ा, ऑप्शन सी म, शा या फिर धा, डी या, दा और घा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ख, छ और ठा। तो हम देख लेंगे कि ये कैसे राइट हो गया। तो अगर हम बात करें अगर क ख वाले की, तो क, ख, ग, घ ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा होता है, च वर्ग होता है, जिसके अंतर्गत च, छ, ज, झ और हिंगे आता है। अगर हम बात करें ठ वर्ग की, मतलब टा वर्ग की, तो टा वर्ग में आपका कौन कौन सा है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये आते हैं आपके किसके अंतर्गत, आपका ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे कि कैसे महाप्राण है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो खा आपका कौन सा वर्ण हो गया, दूसरा वर्ण हो गया। छा आपका कौन सा हो गया, ये भी दूसरा वर्ण हो गया। और ठा आपका ये भी दूसरा वर्ण हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए क, ख, छा और ठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है। चलिए ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन, बी अल्पप्राण व्यंजन, सी उच्छिप्त व्यंजन या फिर डी अनुनासिक व्यंजन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा या फिर चौथा, ऑप्शन डी पहला और चौथा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी दूसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। यानी हिंदी के स्पर्श व्यंजन जो है उनके पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को कौन कौन से होते हैं ये बताना। ऑप्शन ए अल्पप्राण व्यंजन, ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन सी घोष व्यंजन या फिर ऑप्शन डी अघोष व्यंजन। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी झ या फिर ऑप्शन डी ड़। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए च। अब हम देख लेंगे कि अघोष वर्ण होते कौन से हैं। तो अभी हमने देखा था अल्पप्राण और महाप्राण, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष में। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि अघोष होता क्या है। अघोष वह होते हैं यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। कौन से? हर वर्ग का, यानी हर वर्ग का मतलब जैसे क वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये सारे वर्ग का, हर वर्ग का आपके पहले और जो दूसरा व्यंजन होता है, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपका किसके अंतर्गत आता है? अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। और कौन कौन से आते हैं अगर हम बात करें और देखें तो और आते हैं इसके अंतर्गत ऊष्म व्यंजन जो होते हैं। ऊष्म व्यंजन सारे नहीं आते, श, श और शह आता है। अगर हम बात
तो ये हो गए आपके अघोष व्यंजन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा, और कौन कौन से ऊष्म व्यंजन यानी श, श और श, सा, श और श, ये आपके किस में आते हैं, अघोष वर्ण में आते हैं। अगर हम बात, अब इसको हम अच्छे से समझ लेंगे, जैसे मैंने आपको दे रखा है च, छ, ज, झ और हिंग्या, तो ये मैंने आपको दे रखे हैं। ये कौन सा वर्ग है, तो ये है आपका च वर्ग। कौन सा, च वर्ग। और आपसे कहा क्या गया है कि, तो आपसे कहा गया है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी हर वर्ग का पहला ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या हो जाएंगे, आपके अघोष वर्ण हो जाएंगे। और आप ये याद रखेंगे कि जो श, श और श यानी ऊष्म व्यंजन का सिर्फ एक छोड़कर बाकी सारे आपके किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन बी अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन सी उत्क्षिप्त व्यंजन, या फिर ऑप्शन डी अनुनासिक व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, आप जानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अभी मैंने आपको अघोष वर्ण के बारे में बताया था। चलिए ऑप्शन है ए अ, बी ज, सी ह, या फिर डी श। तो ऑप्शन है ए आ, बी ज, या फिर सी ह, या फिर डी श। तो अघोष वर्ण अभी मैंने आपको बताए थे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले हमने जाना अघोष वर्ण के बारे में, अब हम देखेंगे सघोष वर्ण के बारे में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी वा, या फिर ऑप्शन डी श। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वा। चलिए अब देख लेते हैं सघोष वर्ण होते क्या। तो अब देखते हैं सघोष वर्ण के बारे में। सघोष वर्ण, चलिए तो सघोष वर्ण की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है आपका हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आपका किसके अंतर्गत आता है? सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। सघोष को हम घोष भी आपको कहीं पर मिल सकता है कि घोष आपसे बोलते हैं कि घोष वर्ण कौन से होते हैं, तो सघोष को ही हम घोष भी बोलते हैं। और हम देख लेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका आता है य, र, ल, व। तो ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके आते हैं यानी सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके किसके अंतर्गत आ रहे हैं? सघोष वर्ण के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी अंतस्थ व्यंजन हो गए। और क्या क्या आता है? तो ये आपका या, रा, लावा हो गया। और क्या बचे? ह आता है इसके अंतर्गत, अंग आता है और आहा आता है। ये भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष वर्ण के आते हैं। और कौन कौन से आते हैं? सभी स्वर। सभी स्वर क्या होते हैं? तो वह भी आपके सघोष होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो ये आप चीज़ अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, यानी ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सीधे आप यहाँ पर, इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जहाँ पर मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लेंगे सघोष वर्ण होते क्या है, मतलब कैसे आप पहचानेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम लेते हैं इसके अंतर्गत आपको च वर्ग। कौन सा? च वर्ग ले रहे हैं। च वर्ग में आपके कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज, झा और हिंग्या। तो ये आपका हो गया च वर्ग। और मैंने अभी आपको बताया कि सघोष वर्ण होते कौन से हैं, तो वह होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी हर वर्ग का तीसरा, यानी ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा वर्ण। तो ये कौन से होते हैं? आपके सघोष वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ए ज, बी का, सी च, या फिर डी ट। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जा। और अभी आपने देखा कि घोष वर्ण कौन से होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वह वर्ण है ए तालव्य, बी दंतोष्ठ,
सी ओष्ठ या फिर डी मूर्धन। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दंतोष्ठ। तो वा वर्ण का उच्चारण कहाँ से माना जाता है? दंतोष्ठ से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आगत, बी ऊष्म, सी अंतस्थ या फिर डी अयोग्य। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अयोग्य। आप जानते हैं कि अयोग्य को ना हम स्वर में गिनते हैं और ना ही व्यंजन में। और अयोग्य होते कौन कौन से हैं? तो ये दो होते हैं, अंग और आहा। अंग और आ, इन्हें हम कहते क्या हैं? तो अगर हम बात करें इनकी, तो इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी अयोग्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अयोग्य कहा जाता है ए विसर्ग को, बी महाप्राण को, सी संयुक्त व्यंजन को या फिर डी अल्प प्राण को। तो अभी मैंने आपको बताया था अयोग्य कहा जाता है किसको? विसर्ग को। हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए विसर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा को क्या कहा गया है? ठीक है, अंग और आहा से पूछा जा रहा है। ए स्वर, बी व्यंजन या फिर सी अयोग्य या फिर डी संयुक्त व्यंजन। तो अभी मैंने आपको बताया था इन्हें क्या कहा जाता है? अयोग्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3 या फिर सी 4 या डी 6। तो मैंने आपको जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 3, यानी जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। अगर हम बात करें इनकी, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर के जो भेद हैं वह 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो इसके अंतर्गत आता है आपका अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर, पश्चस्वर। तो ये हो गए आपके जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अयोग्य कहा जाता है, आपको बताना है कि अयोग्य किसको कहा जाता है? ए महाप्राण को, बी अनुस्वार एवं विसर्ग को, सी संयुक्त व्यंजन को या फिर डी अल्पप्राण को। तो अयोग्य कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं? कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए आ ई, बी अंग और आहा, सी री और ऊ, ऑप्शन डी अ और ओ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इनका ये मात्राओं के रूप में तो प्रयोग की जाती है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से हैं? तो हमारा ऑप्शन है अ, बी ई, सी उ या फिर डी अंग और आ। तो अयोग्य आप जानते हैं कौन से हैं? अंग और आ। हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए डा, अड़ा, बी ल, सी रा या फिर डी चा। तो अगर पार्श्विक ध्वनि की बात करें तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ला। अगर ला का किस में आता है? पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। किसके? पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। और पार्श्विक ध्वनियाँ होती कौन सी हैं? तो ये होती हैं हवा जीभ के पास या बगल से निकल जाए तो वह ऐसे व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अगर हम रा की बात करें तो रा किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका लुंठित व्यंजन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? लुंठित के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अड़ा और ढा को कहा जाता है ए सजातीय वर्ण, बी विजातीय वर्ण, सी विकसित वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विकसित वर्ण। क्या हो जाएगा? विकसित वर्ण। चलिए अगर हम इनकी बात करें तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम उक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं? उक्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन। उक्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं? ये 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कौन कौन से? तो ये होते हैं ये, तो ये होते हैं। अगर हम बात करें इनकी, तो अगर इनकी बात की जाए तो ये सिर्फ हिंदी में ये विकसित किस में हुए हैं? सिर्फ हिंदी में इनका हिंदी के विकसित व्यंजन है ये, और ये संस्कृत में नहीं थे। ठीक है, तो ये किस में विकसित किए गए? हिंदी में विकसित हुए हैं ये व्यंजन, और ये संस्कृत में नहीं थे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? विकसित वर्ण भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
च, छ, ज, झ उदाहरण हैं? ए स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के, या फिर संघर्षी व्यंजन के, या फिर अंतस्थ व्यंजन के। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्पर्शी व्यंजन के। कौन से? स्पर्शी व्यंजन के। और मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो आपके क से लेकर माँ तक होते हैं, यानी 25 ऐसे व्यंजन होते हैं। क वर्ग आता है आपका, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, पा वर्ग। तो ये सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की अगर संख्या की बात की जाए तो ये 25 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं। तो इस तरह से 5 वर्ग हुए तो 5 तो 25 हो गए। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक होते हैं। चलिए, तो ये हो गए हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और जो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वह भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।